नमस्कार, मैं हूं विशेष शुक्ला। दैनिक जागरण आईएनएस के खास वेबिनार क्रैकिंग द करियर कोड में आपका स्वागत है। कहा जाता है परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये परिवर्तन जिंदगी में अलग अलग मोड़ पर आते रहते हैं। फिलहाल अगर युवाओं की बात करें तो उनके करियर और एजुकेशन में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और फ्यूचर में भी बहुत से चेंज आने की उम्मीद की जा रही है। टेक्नोलॉजी के साथ चलना हमारी फंडामेंटल नीड में शामिल होगा। मल्टीटास्किंग होना कंपलसरी होगा। सफल इंजीनियर वो माना जाएगा जो अपनी फील्ड में सिमट कर नहीं रह जाएगा बल्कि कलेक्टिव इंजीनियरिंग पर काम करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या चेंज आने वाला है इंजीनियरिंग में और इसकी ब्रांच में। कैसी होगी भविष्य की इंजीनियरिंग? इन्हीं सवालों का जवाब मिलेगा हमारे आज के खास वेबिनार में, जिसका टॉपिक है चेंजिंग फेस ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस। इंजीनियरिंग के इस भविष्य के बारे में बताने के लिए और स्टूडेंट्स को इसके प्रति अवेयर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं 3 खास मेहमान। तो चलिए पहले हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हैं श्री राम देवनाथन जी। नमस्ते। अमृता स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के। इंजीनियरिंग की दुनिया में आपके अनुभव ने हजारों स्टूडेंट्स को न सिर्फ सही राह दिखाई है बल्कि काबिल इंजीनियर भी बनाया है। सर, वेलकम आपका। थैंक यू। नमस्ते। हमारी दूसरी खास मेहमान है डॉक्टर अमृता दास जी। अमृता जी आज देश के जानी मानी करियर कंसल्टेंट एवं एजुकेशनिस्ट हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ करियर स्टडीज की फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। फ्यूचर की इंजीनियरिंग के बारे में आपकी समझ, आपका नजरिया अब तक बहुत से स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित हुआ है। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला इस वेबिनार के लिए। नमस्कार और धन्यवाद, बहुत खुशी हो रही है। हमारी तीसरी एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव जी। आप एजुकेशनिस्ट हैं और अशोका इंस्टीट्यूट वाराणसी के डायरेक्टर भी हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी एडवाइस आज स्टूडेंट्स के बहुत काम आने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। धन्यवाद। मैं अपने व्यूअर्स से भी कहना चाहूंगा कि इस वेबिनार आपके फ्यूचर इंजीनियरिंग के बारे में बहुत जरूरी है, इसलिए हमसे जुड़े रहें, अपने सवाल हमें भेजते रहें ताकि आपके सभी सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको मिल सके। हम इस वेबिनार की शुरुआत करेंगे अमृता मैम के साथ। अमृता मैम, काफी दशकों से हम ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब समय के साथ काफी बदलाव आ रहा है इसमें। इस बदलाव को आप कैसे देखती हैं? भविष्य में भी इंजीनियरिंग और इसकी ब्रांच में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं? मैं चाहूंगा आप इसको डिस्क्राइब करें। धन्यवाद। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो युग है 21वीं शताब्दी का युग, इसको फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का युग कहते हैं। और ये जो फोर्थ या चौथा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इसकी ड्राइविंग फोर्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हम देख लें वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, जिसको पहले हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते थे। स्टीफन हॉकिंस ने इसका एक दूसरा टर्म दिया है, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। तो ये हमें समझना है कि जो भी टेक्नोलॉजी अब हमारे सामने आने वाली है, ये जो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं उनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। 100 साल में जो हमने परिवर्तन देखा था वो अब हम 10 साल से देख रहे हैं। तो बहुत तेज रफ्तार से परिवर्तन आ रहा है और हम लोगों को इस परिवर्तन को लीड करना है, पिछड़ नहीं जाना, उसके आगे चलना है। तो इसके लिए हम ये बताना चाहेंगे कि एवरग्रीन जो कोर्सेज थे इंजीनियरिंग के, वो अभी भी बहुत ही रेलेवेंट है। इनमें से जैसे इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग था वो अब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो ये जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आज, जिसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की आवश्यकता है। साथ में मैकेनिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक जुड़ गया है, तो उसको कहते हैं मैकाट्रॉनिक्स, इसका भी बहुत स्कोप है। सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ यदि हम 3D प्रिंटिंग के बारे में जानें और डिज़ाइन के बारे में जानें तो बहुत इसमें स्कोप है। साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इसमें एक डिमांड सप्लाई गैप है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन में ये कोर्सेज नहीं चलते हैं। और फिर केमिकल इंजीनियरिंग तो सभी क्षेत्र में कामयाब आता है। तो ये तो एवरग्रीन फील्ड्स हुए, बट इन एवरग्रीन फील्ड्स के साथ साथ
हम लोगों को लेटेस्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी इत्यादि को जोड़ना है। अब चलते हैं जो नए फील्ड्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल कटिंग एज फील्ड्स हैं, जिनमें आगे चल के बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो सबसे पहले जो ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड करता रहेगा वो है कंप्यूटर्स और इंटरनेट आईटी का क्षेत्र। तो इसमें डेटा साइंस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, सब आ जाते हैं इसके अंतर्गत। देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, क्योंकि स्पेस अब एक क्षेत्र है जिसमें बहुत विस्तार रूप से टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और एरोस्पेस से बढ़ते हुए प्लैनेटरी टेक्नोलॉजी, ये भी एक नया फील्ड आगे आएगा, एरोस्पेस के साथ साथ प्लैनेटरी टेक्नोलॉजी। फिर देखते हैं कि इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेना बहुत आवश्यक है, जिसमें फिजिकल वर्ल्ड, बायोलॉजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड एक साथ आ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। तो जो कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक कन्वर्जेंट अप्रोच बहुत ही जरूरी है। जैसे कि कहा गया है कि इसके साथ साथ हर टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को, इंजीनियर को कुछ हद तक ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट की भी जानकारी होनी चाहिए। तो इंटरडिसिप्लिनरिटी में हमने देखा एक बहुत बड़ा मूवमेंट आया है स्टेम से स्टीम। स्टेम इज साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ। स्टीम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ। तो यदि हम एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लें तो हम अपने फील्ड में बहुत आगे तक बढ़ पाएंगे, आइडिएट कर पाएंगे, डिजाइन थिंकर बनेंगे, थॉट लीडर बनेंगे। अब आगे चलते हैं, जब इंटरडिसिप्लिनरिटी या कन्वर्जेंस की बात आती है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक है, और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बहुत ट्रेंड कर रहा है। बायोमेडिकल में जो जाए स्टूडेंट, उनके लिए डिमांड बढ़ती रहेगी, क्योंकि डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट नए बनने हैं, लेजर गाइडेड सर्जरी भी एक टेक्नोलॉजी आ गई है। तो ये रिफाइन होती जा रही, बढ़िया होती जा रही, बेहतर होती जा रही। फिर एक क्षेत्र है जिसमें आगे चल के बहुत ज्यादा स्कोप होगा यदि हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ें, और वो है एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ एग्रीकल्चर एज अ सर्विस, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। फिर सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिजाइन, सिस्टम्स डिजाइन इंजीनियरिंग, जो बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी है, और जितने सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जितने ही इंजीनियरिंग के फील्ड्स में या हमारी लाइफ में, वो सिस्टम्स इंजीनियरिंग डिजाइन जो पढ़ते हैं वो इसको इनोवेशन के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। तो हम फिर से स्ट्रेस करना चाहेंगे कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, और हमको एक स्टीम का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको समझना चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट रख के अपने स्किल्स, नॉलेज और एप्टीट्यूड्स के हिसाब से स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। तो बहुत से नए फील्ड्स आ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, सही कोर्स सही कैंपस पे। ये देखा गया है कि यदि हम एक मीडियोकर इंस्टीट्यूशन में जाएं तो हमें मीडियोकर से और भी खराब जॉब्स में प्लेसमेंट होगी। सही चुनाव, अभिरुचि, झुकाव देखते हुए बढ़िया इंस्टीट्यूशन, साथ में प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स करें और ढेर सा अनुभव ले लें, तो इसके साथ और लेटेस्ट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के साथ आप कामयाब होंगे और बिल्कुल टॉप पे आ जाएंगे। थैंक यू मैम, बहुत खूबसूरती से आपने पूरी फ्यूचर इंजीनियरिंग का सीन क्रिएट कर दिया। जो स्टूडेंट्स है वो समझ सकेंगे कि फ्यूचर में क्या वो देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। अब श्री राम देवनाथन सर के पास चलते हैं। सर, जब मैम भी बात कर रही थी इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की, जो नए लोग हैं, जो स्टूडेंट्स इसमें इंजीनियरिंग में अपना फ्यूचर देख रहे हैं,
हम चाहेंगे उनको इस वर्ड के बारे में, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इंजीनियरिंग क्या है, कैसे काम करती है, इसके बारे में आप डिस्क्राइब से बता दें। जी बिल्कुल. First, I want to thank Dr. Amrita for giving such a beautiful description of the foundation for our conversation here. It's so beautiful. And this really sets the tone for our further discussion. And I think it was so nice and so easy to follow along to for all our viewers. And that helps in engaging the whole audience in the conversation. So thank you, ma'am. And when we look at this combination, एक तरफ से हमें ये वर्ड बताया गया है कि ये इंटरडिसिप्लिनरिटी और इंटरडिसिप्लिनरी, एंड दूसरी तरफ इंजीनियरिंग एजुकेशन. तो हम इसको मिलकर देखें तो हमें लगता है कि शायद कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा हो, क्योंकि इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं और एक तरफ से इंटरडिसिप्लिनरी, उसका मतलब है इंजीनियरिंग से बाहर भी चलना होगा, है ना. तो then I think what is needed is that we should think broadly, as ma'am has so rightly put it. We should think broadly and not just restrict ourselves to just the traditional subjects that have been included in engineering. And as I often say, our forefathers, if you look at those who have been working in the field of science and education centuries ago, they were all rounders. They did not believe in just looking at one thing at a time. They were all rounders. Somehow we forgot and we moved away, and society also created certain channels that you become specialized in this, you become specialized in this. But now the world is waking up and saying, no, there is a lot of benefit in bringing all these together. And in this aspect, if we look at the language now, there are several new words that are coming out, new terms that are coming out. One, we have gone from discipline to multidiscipline, so multidisciplinary approach. And from there, we have gone to interdisciplinary approach. And from interdisciplinary, some people also talk about cross-disciplinary. And the final one, which is very ambitious, is transdisciplinary. Now, we should understand why people have coined these words and what does it mean for a student who is aspiring to get into engineering, let us say, or to any branch for that matter. First thing, when we say multidisciplinary, multiple, so you are adding more than one. So you have two disciplines. But when we talk about interdisciplinary, then we are saying there is some sort of an interaction, a give and take between two disciplines. तो इसका मतलब है, if it's multidisciplinary, we are looking at a situation where 1 + 1 = 2. But when it is interdisciplinary, it may be 1 + 1 = 4 or 5. And when it is transdisciplinary, we are evolving a whole new holistic discipline, if you will, a whole new approach. And there 1 + 1 might be 100 or infinite also. So an example to illustrate this in interdisciplinary or multidisciplinary, suppose you take the construction of a house. There are different people, there are contractors, and each person does their job. शायद अभी plumbing के लिए कोई आ रहा हो, and they will take care of the plumbing. तो उनका काम जब खत्म होता है, इलेक्ट्रीशियन आएगा, उनका अलग सा काम होता है. पहले कोई सिविल इंजीनियर, मेसनरी वगैरह वो सब काम करते हैं, एंड देन उसके बाद कारपेंटर आएगा, वो भी करेगा. उनका अलग अलग सा रोल्स है, बट व्हेन यू ब्रिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर, it is additive and you create a house. And this is multidisciplinary. But when you think about interdisciplinary, you are taking concepts from one field and applying them to improve things in another field. जैसे कि अभी बायोटेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है. I remember when I started my teaching career about 15-16 years ago, across the world, funding for research was in two main areas, biotechnology, nanotechnology. Itna matlab prominence ho gaya unka. So now this biotechnology, there is an example of interdisciplinary where you're
very nicely integrating concepts from one to the other. And that is, you are taking concepts in life sciences, biology, and you take mathematics and you bring them together and you have a wonderful discipline of bioinformatics. Similarly, there is chemical engineering and mathematics. You have chemoinformatics. Now, aisa hai, if you just take traditional biology, life sciences, you know that students who take biology generally are very scared of taking mathematics. And this has become kind of like a tradition. It's become a tradition. And then recently, I have been shocked because there are students in computer science who are enrolled in BTech computer science, and they say, मुझे प्रोग्रामिंग अच्छा नहीं लगता है, मुझे मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. तो इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, क्यों ऐसा हो रहा है, एंड मतलब हमारे एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा ये सोचते हैं, ऐसा अवर्शन क्यों आया है. सो आई फील along with understanding the importance of this, how is it that when you bring two things together, something is becoming better? How is it that the contributions are becoming better? Very simple. When you look at the gene mapping, the tremendous progress that has been achieved in biotechnology has been possible because of this integration of mathematics with programming with biology. Now, if you had to do it manually, it might take you 20 years to do what can be done in a matter of 20 minutes today. There is tremendous benefit. And when it comes to health applications, the faster you can bring some product to the market, so many millions of lives could be saved in this. And so we see that in this case, a mathematician, if they were doing this on their own, they could read a few books on biology maybe, but it's not the same as taking it in the interdisciplinary way. A biologist could do certain things, but they may not be very efficient. It may take them years and years for what could be done in a very efficient way in a short time. Therefore, you see, this is just one example of how interdisciplinarity brings tremendous benefits to the world of research and conversion of research to development, and from development to technology transfer to commercialization and applications for the benefit of mankind. In the engineering education, we understand today that this movement from multidiscipline to interdiscipline is very important, and a lot of universities across the world are recognizing this, and they have started introducing programs like this. As Amrita ma'am explained, artificial intelligence is one example, and now there are undergraduate programs, BTech computer science with artificial intelligence. And so I think this is just one example, but there are many examples like this where people understand that our students are smart, they are capable, but we just have to design the right kind of curricula for them. Thank you. थैंक यू सर. जिस खूबसूरती से हमने समझाया है, सिर्फ कुछ मिनटों में पूरा एक चैप्टर आपने डिस्क्राइब कर दिया है. बात हम सिर्फ इंटरडिसिप्लिनरी कर रहे थे, आपने मल्टीडिसिप्लिनरी डिस्क्राइब किया, आपने बताया उसके जो अन्य फेसेस हैं, ट्रांस, क्रॉस. थैंक यू सर. अब सारिका मैम, आपके पास मैं आना चाहूँगा. जैसे हम लोग बात कर रहे थे इंटरडिसिप्लिनरी की, मैम ने बता दिया पूरा फ्यूचर का सीन, सर ने बता दिया टू द टॉपिक की क्या है. अब बात आती है स्टूडेंट्स के पास चैलेंज. तो जो इसमें बदलाव हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के सामने क्या चैलेंज, कैसे वो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करें, क्या क्या उनको राहें दिख रही हैं, उसमें आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? डॉक्टर अमृता हैज स्टार्टेड वेरी वेल. उन्होंने सारे स्ट्रीम्स जो अपकमिंग है, एग्जिस्टिंग है, उनके बारे में एक ब्रॉड विजन स्टूडेंट्स को दिया, और डॉक्टर देवनाथन सर ने फर्दर उसको एलोबरेट किया. सारे जो टर्म्स थे इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी, उनके सारे जो टर्म्स थे उनको क्लियर किया हम सभी को. As far as selection of the stream is concerned, मेरा ये मानना है कि जैसा मैम ने भी कहा था कि the very first thing is what's your interest, what's your attitude, what's your aptitude. It is very much important. उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करें. सिर्फ आप बज वर्ड्स पे या कैच वर्ड्स पे ना जाएं कि दिस इज द
करंट ट्रेंड्स जो है अभी सिर्फ उस पे ही नहीं जाना, आपको फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी रखनी है. इट्स नॉट सो जैसे अभी पैंडेमिक की सिचुएशन में कुछ फील्ड्स जो आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज डिजिटल, इट्स नॉट सो. एवरीबडी इज स्ट्राइविंग हार्ड, even every nation, every country is striving hard for keeping the conditions normal. As soon as we can come to the normal conditions, तो कंडीशंस नॉर्मल होंगी. यदि हम ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं अब वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे या कंप्यूटर साइंस पे ही चलने वाला, तो ऐसा नहीं है. ट्रेडिशनल ब्रांचेस का भी स्कोप रहने वाला है, और जैसे ही सिचुएशंस नॉर्मल होंगी तो इनकी सडन डिमांड्स जनरेट होंगी. और राइटली सेड अमृता मैम कि इंडस्ट्रियल 4.0 के लिए आपको, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए आपको ये जो एडवांस सो कॉल्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी आपको लर्न करना होगा. पैंडेमिक जब खत्म होगा, करीब ये हमारा 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो रहा है, तो हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा कि हम क्यों नहीं सीख पाए. वी हैव गॉट एम्पल ऑफ टाइम, हमारे पास इतना टाइम था, और हम इस वक्त भी नहीं सीख पाएंगे तो कब सीखेंगे. तो इट्स राइट टाइम की, और इतने सारे ऑनलाइन मूक्स कोर्सेज हैं, डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, तो स्टूडेंट्स को अपने राइट एंड लाइकिंग के हिसाब से, अपने एप्टीट्यूड, और एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एप्टीट्यूड के हिसाब से वो चूज़ करें कि उनको किस फील्ड में जाना है, क्या उनका शॉर्ट टर्म विजन है, क्या लॉन्ग टर्म विजन है, वेदर दे आर किस एरिया में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उनके हिसाब से दिखती हैं, जहां वो अपने इंटरेस्ट के साथ बेटर कर सकते हैं. और इंडिया में जो ट्रेडिशन है इंटरडिसिप्लिनरी का, मल्टीडिसिप्लिनरी का, ये सेंचुरीज पुराना है. जैसे हमारे नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा स्थलों पे भी मल्टीडिसिप्लिनरी इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन होती रही है. जैसे कादम्बरी है, उस पे करीब 64 कलाओं का विवरण है. वो एक उस पे सारे आपके आर्ट से लेके साइंस और मेडिसिन सारे फील्ड्स शामिल हैं. तो अब जो अप्रोच है हमारी फर्दर इंडस्ट्री की चेंजिंग वेरी रैपिडली, तो जो स्टूडेंट चूज करें वो भी सिर्फ करंट ट्रेंड्स ना देखें, फ्यूचर ट्रेंड्स भी देखें. इस तरीके से वो अपने एक राइट कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं. और साथ में वो इफ दे आर गोइंग फॉर AI मॉडर्न कोर्सेज, सो कॉल्ड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड AI, data science, machine learning, deep learning, blockchain, virtual reality, augmented reality, mechatronics, nanotechnology, biomedical. Health tech is a new word. So health tech is a field where health technology is being used for improvisation of various sectors of health, telemedicine and various robotic surgery and all. So technology is everywhere. It is up to you what fascinates you. So you have to choose the things according to your own passion. What drives you, it depends on you. थैंक यू सो मच. अमृता मैम, आपके पास मैं वापस आ रहा हूँ. लास्ट क्वेश्चन में आपने सब बताया कि फ्यूचर में कैसी होगी इंजीनियरिंग. अब उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के पूछना चाहेंगे कि अगर हम पर्टिकुलर ब्रांचेस की बात करें तो किस ब्रांचेस में बहुत अच्छा स्कोप होगा, बहुत अच्छा करियर होगा, और अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए चूंकि करियर ऑप्शन भी अलग अलग होंगे, तो यहाँ उसको कैसे डिफाइन करेंगे, कहाँ पर स्टूडेंट्स अपना अच्छा करियर देख सकता है? तो पहले तो हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर सारिका जी और डॉक्टर श्रीराम जी ने बहुत ही अच्छे व्यू पॉइंट्स एक्सप्रेस किए हैं, जो स्टूडेंट्स को एक डिस्टिल्ड विजडम के माध्यम से चॉइस के बारे में उन्होंने ज्ञान दिया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही सरल भाषा में. तो इसको आगे बढ़ाते हुए हम एम्फसाइज करना चाहेंगे कि देयर नो आइडियल ब्रांचेस, देयर आइडियल चॉइसेस, देयर आइडियल चॉइसेस. सभी ट्रेंड करेंगे, परंतु हमको देखना है कि किसमें हम एक्सीलेंस डिलीवर कर पाएंगे. और हम तभी एक्सीलेंस डिलीवर कर पाएंगे यदि हमारे में एप्टीट्यूड है. तो एप्टीट्यूड किस चीज का? सबसे पहले मैथमेटिक्स और फिजिक्स का.
जैसे कि डॉक्टर श्रीराम ने बताया, स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं मगर मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, ना तो एप्टीट्यूड है। उन्होंने सोचा कंप्यूटर ट्रेंड कर रहे हैं तो चलिए इसी में आ जाएं, अच्छे नंबर मिले तो हम कंप्यूटर में आ गए, बिना सोचे समझे कि क्या ये हमारे लिए राइट फिट है कि नहीं। तो राइट फिट के लिए झुकाव, जैसे कि डॉक्टर सरिका ने भी एम्फसाइज किया, बहुत जरूरी है। तो हमें देखना है किसमें हम अच्छे हैं, वो बनता है हमारा पावर, हमारी शक्ति, और हमें क्या पसंद है, व्हाट एम आई पैशनेट अबाउट। तो जो जिसमें हम पैशनेट हैं वो बनता है हमारा सुपर पावर। तो सुपर पावर को पावर ड्राइव करेगा। तो दो चीजों को एक साथ लाना है, what we are best at, our aptitudes and what we love doing, उसी के इंटरसेक्शन में हमको स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे। और चॉइस बनाने से पहले हमको इंफॉर्मेशन और ज्ञान लेना है उसके बारे में। We cannot have a blind love affair with any field. We have to know what it is about, read more, talk to people in the field, and then take a decision. So it is about know yourself, inform yourself, plan for yourself. और इसके लिए हमारा एक ऐप है ICS करियर GPS। उसको आप अगर डाउनलोड करेंगे और एक इमर्सिव जर्नी के थ्रू अपने एप्टीट्यूड्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर्स निकालेंगे तो आप में एक फोकस आएगा, एंड इट विल बी अ करियर बाय चॉइस नॉट चांस। लाइफ के साथ लॉटरी ना खेलें, अनगिनत ऑप्शंस हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आए यदि आपकी लीनिंग है, आपका ये पैशन है, आपने इसमें बहुत मेहनत करी उन सब्जेक्ट्स में, तभी आप सफल होंगे, क्योंकि तभी आप में वो इच्छा होगी कि हम और इसके बारे में पढ़ें। एक ग्रोथ माइंडसेट रहेगा, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे, रुचि से करेंगे, एक्सेल करेंगे। तो सही चॉइस बनाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सही कोर्स जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके लिए सही कैंपस, वो कैंपस जो रिकग्नाइज्ड है, रिप्यूटेड है, जहाँ पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इंटर्नशिप्स मिलेंगे और प्लेसमेंट्स अच्छे होंगे, ये सब आपको देखना है। और आज देश में अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग कैंपसेस हैं, सो व्हाई शुड यू गो फॉर द सेकंड बेस्ट। हम आपको बहुत ही एम्फेसिस के साथ आपको हम अश्योरेंस देते हैं कि सीटों की शॉर्टेज नहीं है, सीटें बहुत हैं। Education today is not a seller's market, it's a buyer's market. आप अगर सही तरह से अपने आप को एक्सप्लोर करें और देखें कि किसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसके बारे में जानकारी लें, फिर आप एक करियर मैप बनाएं, पाथवे बनाएं, प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजीज लाएं, यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। और इसके बाद जैसे कि दोनों विशेषज्ञ ने आपको बताया है, इट हैज़ टू बी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और जो भी लेटेस्ट एस्पेक्ट्स हैं उस टेक्नोलॉजी के, चाहे वो रोबोटिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, वर्चुअल रियलिटी हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, डिज़ाइन को अगर आप जोड़ना चाहें तो यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, इसको आप अपनाएं, ये आपको अपनाना है। और इसके साथ साथ जैसे आजकल हम स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि डेटा साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, डेटा एनालिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में भी जानिए, क्योंकि इनोवेशन इज अ मस्ट। तो यदि आप रेलेवेंट रहना चाहते हैं एंड यू डोंट वांट टू बी ओवरटेकन बाय ऑटोमेशन, you have to lead that change by being, I would say, an ideator. So this is what you have to keep in mind कि हम अपने नॉलेज को इतने एडवांस लेवल पे रखें कि टेक्नोलॉजी विल नॉट ओवरटेक अस। सो हमारी एक कहावत है, आउट स्मार्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी को आउट स्मार्ट करें, और वो कॉग्निटिव स्किल्स के थ्रू, नॉलेज के थ्रू आपको सब्जेक्ट की पकड़ होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, और तभी होगी यदि आप इंटरेस्टेड हैं। तो इट ऑल गोज बैक टू योर पैशन, योर एप्टीट्यूड्स एंड योर विलिंगनेस
to lead the change. थैंक यू सो मच मैम। श्रीराम सर, अभी एक वर्ड भी आया डिस्कशन में, मैकेट्रॉनिक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक का मिक्सचर हो गया यहाँ पर। जब एक स्टूडेंट दोनों चीज पढ़ रहा है तो इसका मतलब काफी बदलाव आ रहा है हमारी लर्निंग में भी। जब लर्निंग में बदलाव आएगा तो फिर टीचिंग में भी बदलाव आएगा। तो उसको पढ़ाने के लिए हमें सिर्फ एक मैकेनिकल वाला या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वाला नहीं, ऐसा चाहिए जो दोनों को मिलाकर पढ़ा सके। तो ये एक कैसा चैलेंज आप देखते हैं फैकल्टी ग्रुप में? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए, या हमारे जो कॉलेज हैं इसके लिए तैयार हैं? Excellent question. And I think there's a very nice segue between what Dr. Amrita had just described at the conceptual level. I think now I have to try and justify by talking about how you operationalize it in the setting of a university or a college. So this example of mechatronics is just one such instance. There are many such programs, obviously. I would like to say that when it comes to practically implementing this kind of approach, the interdisciplinarity in an institution, especially higher education institution, I would like to use three categories of changes. One is curricular, two, co-curricular and extracurricular. I'm combining it with one. It is still within the campus, but co-curricular and extracurricular. And the third one is extra-institutional. So things which happen outside of the institution. First one, in the curriculum itself, how are we designing and delivering the courses in a way which really does, which justifies this interdisciplinary approach? That means, as you rightly said, Visheshji, the teachers have to be trained. And in this, I feel that India has a long way to go, and perhaps other countries also, but I'm specifically interested in India. It's my passion here. It's my land of birth, and I want to do what I can here. So within India, what I see is, you have the situation where in a medical college, a doctor is a teacher in the hospital, and that doctor is training future doctors, isn't it? They are the teachers. So the teacher is also a practitioner. But if you look at the engineering colleges, is that always true? Probably not. Do you have engineers who are faculty? Many of them don't have the industry experience, isn't it? They have PhDs and they may have postdoctoral experience in research and so on, but they do not have the industry experience necessary. So today I want to use this platform to make a humble request to the industry. Let this word go out to try one new idea to implement. Every year, the industry is offering so many internships for the engineering students. Why can't we adopt a new model where just for a period of 1 month or 1.5 months or 2 months, whatever it is, the professor goes along with the student and works in the industry? They will benefit from the experience. They will be able to contribute to the industry also. In the process, if that faculty member is getting trained, they understand the industry requirements. When they come back to the institution, their teaching is going to be very well aligned with the industry requirements for the future also. If we talk about Industry 4.0 on the one hand, and our teachers are not aligned with that Industry 4.0 requirements, then there is a gap. And so there are ways of fixing this gap. So I feel that when it comes to these three things, one, the curriculum changes we have to think about, the delivery of the curriculum, which is the teaching learning methods, that has to be taken care of by the faculty getting trained, and they should train themselves on multiple methods so that it addresses the learning needs of a wide spectrum of students. Some of them may learn very well through practical, hands-on, project-based methods. Some of them may learn very well through simulations. For them, it may be very, very attention grabbing, rather than conventional classroom lecture modes of delivery. We also see these days, I find something very exciting happening in the student community. One,
there are many clubs on campus, and especially these technical forums. And in our university also, we have several, whether it is related to free and open source software or entrepreneurship, or they have some programming clubs and so on. And I find the students are learning in ways that we could not have imagined, because this is peer-to-peer learning, peer-based learning. And one person is learning from their friends who's really good at something, with a little bit of mentoring from the faculty. And I find they have achieved great things with this. Second, very interestingly, the industry is now looking at a new way of identifying talent. What they do is they go and attend these hackathons, the smart hackathons and so on. Because here's a situation where the students have not only learned something in the classroom, they've actually implemented it. They have applied that knowledge and created something, a real application or a product. And that is what the industry is looking for. So they're very happy because they can really understand if a person is able to carry through from the conceptual stage and the theory stage to the end application and the product. Because then they go in and hire with the greatest confidence. So this is a lesson to the academic world. If there is this kind of a mechanism, should we be thinking of redesigning our entire examination and evaluation system so that it is more meaningful for what the industry is looking for also? So I think with that, if we look at these three aspects, the curricular changes, the co and extracurricular changes, and the extra institutional changes where the industry also can partner, I think a lot can be done for this regard. थैंक यू सो मच सर, आपने इसको जो समझाया। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो लोग फैकल्टी के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शायद उनके लिए ये टिप्स बहुत अच्छी रहेंगी कि फ्यूचर में वो एक अच्छी फैकल्टी कैसे बन सकते हैं। सारिका मैम, आपके पास आते हैं। इंजीनियरिंग का सबका अपने मकसद होता है। जब कोई एडमिशन लेता है तो एक बड़ी संख्या होती है जो जॉब करना चाहती है। कुछ लोग उसको एकेडमिक फैकल्टी बनना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और कुछ होते हैं जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में किस तरह के कोर्स करने चाहिए स्टूडेंट्स को? क्या क्या आप टिप्स देंगी ताकि जो उनको बनना है वो उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करें? जी, सर ने जैसे अभी एम्फेसिस दिया कि उनको इंटर्नशिप्स पे काफी इंडस्ट्री एकेडमिया का जो गैप है उसको हमें मिनिमाइज करना है। इट शुड वर्क हैंड इन हैंड। तो इंडस्ट्री के लिए हमें इफ द स्टूडेंट हु इज विलिंग टू गो फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट, जैसे उसको बीटेक करके वो चाह रहा है कि इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट पे आना है, तो उसको जो व्हाटएवर ब्रांच ही टेक्स, वेदर इट इज कन्वेंशनल काइंड ऑफ ब्रांचेस और कुछ आपकी इमर्जिंग ट्रेंड्स की ब्रांचेस होती हैं, या फिर वो कुछ इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज करके वो गैप को फिल कर रहे हैं, तो उनको एप्टीट्यूड हुआ, रीजनिंग, softer skills is very, very important for immediate employment in all kind of corporate world. It's very much essential. And some kind of add-on courses specific to their branches. Like if you are in mechanical engineering and some kind of, now we are living in a kind of situation, we don't know, a lot of virtual kind of works are going on, flourishing, like anything. So design-based courses like ProE and ANSYS, the various statistical tools, optimization techniques, such kind of things they can learn so that they can get immediate employment. And for electrical, they can go for PLC and SCADA and DSpace and PSCAD, that kind of particular softwares. So later on, once they are in the field, they will have an edge over the others. So they can get right employment in their own fields as well. Further, now we are living in a world that every branch, whether you belong to electrical, electronics, mechanical, or civil engineering, you should have programming skills. So learn any of the languages, at least one programming language, right? Basic understanding of programming language should be there, because industries are developing various applications which are software based. Apps are being developed. For that, a basic knowledge of computer skills is very much required. And further, this is if you are willing to be there in the field of
civil services or like engineering services, Indian engineering services, or want to join some kind of PSU, you should prepare for GATE right from the first year. What is the current scenario? Most of the students they find out that in the third year they decide, by the end of third year they decide to appear in GATE. So the time left is very less, and they need to re-revise all the things, which is very, very difficult for them. So you have to have very clear picture, very good planning right from the first year. They should have a clear planning for how they are going to study all the subjects. So if they get through, if they qualify the GATE, there are two things. They can, if they are willing to be there for further education, for higher education, like they want to pursue MTech, PhD and all, for that GATE is very much required for getting the opportunity in good institute. And further, if they score high in GATE, various PSUs they can qualify for various PSUs as well. And as far as if during their MTech, they can plan for, they can start their research and zero down their research for further things for pursuing their PhD and all from the same field, or interdisciplinary research are going on very well. And whenever there is a dearth of jobs, self-employment rises. So if somebody is willing to be entrepreneur or willing to have their own startups, very good opportunities are there. Last year only, Government of India, they have revised the MSME policies and restructured the definition of MSME itself. So the virtual line between service sector and manufacturing sector, it is merged now. So a broader scope for them is there. They are hand-holding MSME. So during their, if a student is willing to be in the field if they are willing to have their own startup or entrepreneurship kind of thing, so right from the beginning, they should emphasize on interdisciplinary projects as well as internships, subjects like project management, so that they can have a better understanding, IPR policies, intellectual property rights, and etc., design thinking, and they should have a passion for it, and they should have patience as well. Passion with patience, that is very much required for a startup and to be a successful entrepreneur. And one thing is there, that government is promoting them like anything. In UP, if I talk about Uttar Pradesh, by 2025, they are planning to establish 100 incubation centers in the state, and our institute is also going to be there in the line. It's around 23 are proposed this year. So ample of opportunities are there. A lot of fundings for startups are there. So it's going to be instead of being job seeker, you can be job creator as well. बहुत अच्छी तरह आपने समझाया, और ये सच है कि इंजीनियरिंग सिर्फ एक रास्ता है आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। आपको मंजिल क्या है ये खुद तय करना है, और अच्छा है ये आप तय कर लें तब जब आप इंजीनियरिंग की शुरुआत कर रहे हैं, पहले साल में ही इंजीनियरिंग पास आउट करने के बाद आप अगर तय करते हैं तो शायद काफी लेट हो जाएगा। अमृता मैम, ये इंजीनियरिंग का कोर्स 4 साल का हुआ, स्टूडेंट्स का फोकस होता है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ जाए, सब्जेक्ट्स में अच्छी कमांड हो जाए, लेकिन क्या एक सफल इंजीनियर बनने के लिए इतना ही पर्याप्त है, सिर्फ सिलेबस पढ़ना, या इन 4 वर्षों में कुछ उसे अलग से स्किल डेवलपमेंट करने चाहिए अपने अंदर ताकि वो एक सफल इंसान बन सके? स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनको इंडस्ट्री एक्सपोजर की आवश्यकता है। तो डॉक्टर सारिका जी, डॉक्टर श्रीराम जी ने सब बहुत अच्छे टिप्स दिए हैं कि इन 4 सालों में क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि जो ट्रेंडिंग एस्पेक्ट्स हैं जो आपको अपने फील्ड से जोड़ने हैं, उनका ज्ञान। अब हो सकता है वो क्लासरूम में ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, तो फिर आप ऑनलाइन उस
ज्ञान को प्राप्त करें। बहुत से अच्छे कोर्स में हैं, MIT, IIT, हार्वर्ड, टॉप यूनिवर्सिटीज आपको फ्री ओपन कोर्सवेयर्स उपलब्ध करवा रही हैं। आप सिलेक्ट करें सोच समझ के। और एक बहुत अच्छा ट्रेंड आया है कि ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज अब 40% क्रेडिट आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बेसिस पे दे रही हैं, प्रोवाइडेड दे आर रिकग्नाइज्ड। तो प्लीज कंटिन्यू टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड टेक ऑन एडिशनल एड ऑन कोर्सेज अलोंगसाइड, और उसकी प्लानिंग कर लें और उसका सर्टिफिकेशन लेते रहें। एक तो ये रहा। दूसरा, अभी बात आई इंडस्ट्री प्लेसमेंट की, इंडस्ट्री कनेक्ट की। तो नेक्स्ट ईयर हो सकता है जब आप आएंगे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में, कई टॉप लेवल के इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ये मौका नहीं मिलता है टू वर्क विद इंडस्ट्री, और वो लिंक बहुत जरूरी है। तो देन यू मेक योर ओन नेटवर्क। आप आगे बढ़िए, गो बियॉन्ड द कैंपस, फाइंड आउट कि कौन से इंडस्ट्रीज हम लोगों को इंटर्नशिप्स दे रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस दे रहे हैं। एक्चुअली मेनी आर डूइंग इट, ऑल टॉप इंडस्ट्री आर ओपन टू इट, और वो रेगुलरली अपने वेब पेज पे निकालते रहते हैं, कम एंड गेट इंडस्ट्री एक्सपोजर। तो इवन इफ योर इंस्टीट्यूट इज नॉट गिविंग इट, आप उसको खोजिए, ढूंढिए, अप्लाई करिए, बी वेरी वेरी असर्टिव, टेक इनिशिएटिव। देन बात आई इनोवेटिव लैब्स की, इंक्यूबेशन लैब्स की। प्लीज गो अहेड विद इट। जो भी आपके आइडियाज हैं इनोवेशन के, अभिनवीकरण के, उनको आप ट्राई आउट करिए, उनको आप शुरुआत उसकी करिए। हो सकता है कि आपको तुरंत ब्रेक थ्रू मिल जाए, आपको सेकंड थर्ड ईयर में एक एस्टैब्लिश्ड आपका नाम बन जाए। सो थिंक ऑफ योरसेल्फ एज एन इन्वेंटर, एज एन इनोवेटर, बिकॉज इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट इन्वेंशन एज वेल। तो अगर आप वो माइंडसेट लेके चलेंगे, इट विल बी रियली रियली हेल्पफुल एंड यूजफुल। साथ में 6 एम्प्लॉयबिलिटी क्वोशंट्स हैं। इन 6 क्वोशंट्स को 4 साल में डेवलप करना बहुत आवश्यक है। एक है टेक क्वोशंट, और टेक क्वोशंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। You must know the latest in technology, its application and usage. उसको ट्राई करिए, प्रैक्टिकल हो जाइए। So tech quotient, intelligence quotient. Every person in this field has to have very high logical ability, mathematical ability, and language ability. Without language, you are nowhere. Why are so many engineers from top institutions unemployed? They don't have the language ability. तब आता है इमोशनल क्वोशंट। इमोशनल क्वोशंट इज being able to manage your own emotions and be kind, caring, helpful, being a good human being. Social quotient. Social quotient is excellent interpersonal skills, excellent communication skills, leadership skills. ये कैसे डेवलप होंगे? कोर्सेज रन करते हैं ICS में, हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कोर्सेज चलाते हैं, विच आर वेरी रीजनेबल, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंडस्ट्री कनेक्टेड. You can get in touch with us for that. Then another very very important one is design quotient. Being creative, innovative, दायरे से बाहर सोचना. ये थियोरी नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिकली ट्राई करना है. डिजाइन थिंकिंग की बात आई है. व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग? Design thinking is not making a beautiful product or a beautiful design. It is making a process that caters to a need in society. एक उदाहरण के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स ने देखा कि जो गांव में पॉपुलेशन है वो डायबिटीज को नहीं कंट्रोल कर पा रही है. यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरिटी की बात आ गई, क्रॉस डिसिप्लिनरिटी की बात आ गई. तो क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही थी? क्योंकि जो इंसुलिन था उसको एक टेम्परेचर में रहना जरूरी है, अदरवाइज इट्स इनइफेक्टिव. और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, रेफ्रिजरेशन की सुविधाएं नहीं है. तो उन्होंने सोचा कि हम एक कॉम्पैक्ट
पैक बनाए which is refrigerated through rechargeable batteries. तो उन्होंने ये बनाया और इसके बाद उसको ये आइडिया थी, इसको डेवलप किया, फिर ये प्रोडक्शन में गया and it's been a big hit. So now people in rural areas can have a cost-effective, sustainable refrigeration pack for their insulin. So this is an example of design thinking, जहाँ पे आप देखें कि सोसाइटी में नीड्स क्या है और उसको एक सस्टेनेबल वे में हम कैसे फुलफिल कर पाए. सो इट नीड्स अ बिग हार्ट, सेंसिटिविटी, कंपैशन, आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड फाइनली स्पिरिचुअल क्वोशंट. हम लोग इंटरनेट से इतना जुड़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म्स, कि हम अपने इनर नेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं. Unless we are connected with our inner net, our inner universe, we do not get that stability in life. So it's very, very important to have a high spiritual quotient, because then we will be able to also be able to cope with stress, be able to cope with problems in a way that we can manage it well without getting a breakdown. So these are some quotients which students need to keep in mind. Upgrade the skill sets, manage the change, lead the change. So innovation, design thinking, and global literacy is also important, because you're working in a global environment. Global literacy kya hai? Global literacy is not about learning different languages. Global literacy is about understanding and respecting all cultures. So ये सब अगर हम अपने पर्सनालिटी में ले आए, ये हमको बहुत आगे बढ़ाएंगे. इट विल मेक अस अ लीडर इन आवर फील्ड. तो ये मैं कहना चाहती हूँ. थैंक यू मैम. आपने बिल्कुल बताया कि 4 साल में सिर्फ पढ़ना नहीं है, कैसे अपने पर्सनालिटी में चेंज लाना है सफल इंजीनियर बनने के लिए. श्रीराम सर, आपके पास आते हैं. अक्सर रिपोर्ट में कहा जाता है कि 80% जो इंजीनियरिंग पास आउट हैं वो अच्छी जॉब के काबिल नहीं है. क्योंकि आप खुद देखते हैं, करीब से देखते हैं स्टूडेंट्स को. हम इसको एक पॉजिटिव रूप में पूछना चाहते हैं. 20% काबिल हैं. अगर 20% जो काबिल हैं, तो वो 20% कैसे बन सकते हैं लोग? कैसे लोग उन 20% में शामिल हों? हम ये जानना चाहेंगे आपसे. Thank you. So I feel that the 20%, I think this figure has been quoted for a long time. I've been in the academic world for about 16 years now. And before that, of course, my PhD and all that. And this figure has been constant. They talk about the NASSCOM report, and they say 25% of India is employable, only 25%. And they say further, out of that 25%, only a further 25% is deployable. This is a figure that has been quoted for years and years. I feel that, I would look at it in two ways. One, I would give a suggestion to parents, because this talk, this discussion, hopefully will reach the parents also. My suggestion to parents is, when your child is being admitted to an higher education institution, please don't treat it as if you have some TV or VCR or some electronic item that you're giving to a repair shop and say 10 दिन बाद आ जाओ मैं fix करके दे दूंगा. It's not like that. Certainly there is a huge engagement, there's a huge responsibility that the student has to take. They have to be actively engaged in learning. They are not part of furniture in the classroom. There is an active engagement and responsibility on the part of the student in doing this learning. And if it's just passive learning, where they are going through the motions of attending the courses in a classroom setting and waiting for like a production factory, manufacturing line, where after some time the product it will just fall out and then you take that and you walk off. It is not like that. Education, higher education is not like that. So I think this recognition is very important, because then the parents also understand the responsibility. The child also understands the responsibility, because it's a transition from being a child to an adult. And a lot of responsibility is being learned at this stage. Now, in terms of the specific skills
competencies and knowledge that are required, Dr. Amrita gave a beautiful roadmap with those 6 portions. And I think the universities need to take these and operationalize them in a very, very clear, tangible way, in a practical way. I can give some examples of the trends within Amrita Vishwavidyapeetham, for example. For the longest time, we have had compulsory courses in universal human values. It's been there, it's part of our curriculum, cultural education, universal human values education. Then there is the soft skills and the life skills, about 180, 200 hours of training go into that. Also, the civic responsibilities have to be taught. And this is where the government is also doing a good job in introducing courses such as environmental studies, environmental science. There is Indian Constitution that is part of our curriculum now. It is a mandatory course. We have disaster relief management. It's a mandatory course. So you can see now there is a nice picture emerging of holistic education when we think about it in the truest sense of the word. And that is where, if we can truly deliver in a balanced way, we go from multidiscipline to interdiscipline to transdiscipline, which is actually a synthesis and leading to a holistic education, holistic science. So in this context, I would like to just mention, for the sake of young viewers who may be watching this, about the importance of this, the idea of something getting to the trans state. We know medical science has progressed tremendously, and we often feel that it can solve a lot of problems, but we find that it is not enough. I'll give an example of this. I was working on a project where we were looking at whether visual impairment, blindness and eye related illnesses, do they affect men and women equally? And so we found a lot of literature in this across the world. People have done studies on this. And we found that especially in the developing countries, there is a particular problem which is very common. And that is, women are not getting equal access to the treatment of visual impairment. So we started looking at this. And we started interviewing women, especially in rural areas. It's a very interesting thing that emerged, that in many households, we asked them, you have this condition, you know that you have this condition, why didn't you go to a doctor? Didn't you go for a checkup? They said, no, we have limited resources. My husband is working or my son is working, so for them it is priority. So first we want them to get checked up, and later if we are able, we will go. So you see, there is an inequality right there. The access to even diagnosis is different. Forget about treatment. Treatment comes later. Even access to diagnosis is different. Now what has happened? Medical technology has progressed tremendously, but where is the access? Is there equitable access? So you see, we are progressing from studies which are biomedical in nature or biomedical engineering in nature to something that needs to be biosocial in nature. So this is where natural science, social science, and biological science, all three have to come together in a nice way. And with the practical tips that Dr. Amrita has given, with the quotients, we can design the curriculum and the delivery of the curriculum in a nice way. If we keep that in mind, that it has to be holistic, then I'm sure that we can fix this. If we can do this in a practical way, that 20% can become the 80%. थैंक यू सर, आपने वाकई बहुत अच्छी तरह बताया कि कैसे 20% को 80% में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस किस क्वालिटी की जरूरत। सारिका मैम, आपसे सवाल ये है कि जो पैंडेमिक का माहौल आया, लोगों में बहुत डर आ गया, स्टूडेंट्स में डर है, काफी चेंज आ रहे हैं, उनके अंदर है फ्यूचर में जॉब कैसी होंगी, क्या अच्छे पैकेज मिलेंगे, क्या अच्छी जॉब मिलेंगी, कौन से सेक्टर ऐसे है जहां पर हमें जॉब मिल पाएगी, इतना डर का माहौल है। ऐसे समय में आप स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? पहली चीज तो डर के आगे ही जीत है। ऑन अ लाइटर नोट, देखिए अभी जो अपॉर्चुनिटी, जो सिचुएशन है, लॉट ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर वी आर लिविंग इन एन एनवायरनमेंट ऑफ इनसिक्योरिटीज, अनसर्टेनिटीज, बट इट इज a lot of opportunities also there. आप पिछले 1.5 साल से हम लोग पैंडेमिक के दौर में देख ही रहे हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर्स
उभर कर आए हैं जो पहले उतने आपके एक्सपोज नहीं थे, उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज आई हैं, जैसे आपके फार्मा सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, फर्दर आईटी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इंडस्ट्री में। तो वर्क फ्रॉम होम का न्यू कल्चर स्टार्ट हुआ है। तो अब हमें एक अपने के लिए, सबके लिए एक टाइम ही मिल रहा है, तो एक इसको हम पॉजिटिव तरीके से लें। और जैसे सर ने कहा है कि हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो इम्पेशेंट होने की और डरने की और इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सभी कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्लैनेट एक दिशा में लगा है कि स्थितियां नॉर्मल हों। गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली घोषणा की है कि डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स को प्राइवेट हैंड्स में दिए जाएंगे, तो उसमें आई होप कि बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। न्यू वेंचर्स हैं, लोकल फॉर वोकल है, तो लोकल इंडस्ट्रीज भी हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। तो ये सारे रोड मैप तैयार कर रहे हैं फ्यूचर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कन्विक्शन के साथ, with all positivity, with all enthusiasm, they should opt engineering. Engineering is it gives you right aptitude, right attitude as well. So it's not so कि सिर्फ आपने एक इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली, you can reach up to the sky, and if footprints are there on moon, the sky is not the limit for you. So a lot of opportunities are there, and सभी जो ब्रांचेस में हैं उनको, जैसा अभी हम लोगों ने इस पूरे वेबिनार में डिस्कशन में हम लोगों ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया ही है कि आप इंटर्नशिप्स करें, कोर्सेज करें, अपने टाइम को, जो टाइम को यूजफुल टाइम में कन्वर्ट करें। ये जो आपके टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इतना एटमॉस्फेयर, मतलब इंटरनेशनली आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं जो पहले फ्री अवेलेबल नहीं थे। आपके NEAT AICT ने डेवलप किया है आपके इंटरडिसिप्लिनरी इंडस्ट्री सेंट्रिक कोर्सेज के लिए, लॉट ऑफ एम्पल ऑफ कोर्सेज आते हैं। तो बेस्ट यूज करिए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप इंजीनियरिंग के अपनी चॉइस के, अपनी एप्टीट्यूड और अपने एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज, करंट अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए आप अपना ब्रांच चूज कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर यू। सच है, जब जानकारी बहुत अच्छी हो, बहुत रोचक हो और पूरा भविष्य उस पर टिका हो, तो समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। शायद यही आज भी हुआ कि हम समय के उस स्थिति में आ गए हैं। आप सभी ने जिस तरह से बदलती इंजीनियरिंग के बारे में बताया है, निश्चित ही मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल साबित होगा हमारे यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग की दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हैं। मैं आप सभी लोगों का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं व्यूअर्स भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो हमें लिखकर भेजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपके सारे सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी से प्रोफाइल डेवलप करना प्लीज शुरू करिए, क्योंकि 4 साल के लिए रुके, अभी से शुरुआत करिए और अभी से सोच लीजिए कि हम इन्वेंटर हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। अभी से आप उस रास्ते पे चल सकते हैं। इसको डिले मत करिए। फ्यूचर रेडीनेस के लिए इट इज द पावर ऑफ नाउ।